हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है करियर भाई में। मैं हूं सिद्धार्थ। दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं इरशाद शेख जी, जिन्होंने HDFC लाइफ बैंक के अंदर जो है वो एज अ सेल्स डेवलपमेंट मैनेजर के तौर पर काम किया हुआ है और एक पूरा जो है वो एक एक्सपीरियंस इन्होंने लिया हुआ है कि ये काम कैसा होता है, इसमें आपको क्या करना होता है, इस काम के अंदर के चैलेंजेस क्या होते हैं और अच्छाइयाँ क्या होती हैं, कुछ खामियाँ क्या होती हैं, इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए भाई। तो इरशाद जी, आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और पहला ही सवाल मुझे आपसे ये पूछना है कि सेल्स डेवलपमेंट मैनेजर के पोस्ट तक आप कैसे पहुँचे? एक्चुअली मैं पहले दूसरे बैंक में सेल्स ऑफिसर था। वहाँ के एक्सपीरियंस पे फिर मैं इधर चला गया। मैंने पहले सेल्स ऑफिसर से काम किया है, जूनियर सेल्स ऑफिसर और फिर रिलेशनशिप ऑफिसर करके फिर मैं सेल्स डेवलपमेंट मैनेजर में चला गया। एक कंपनी स्विच की मैंने बैंकिंग से लाइफ इंश्योरेंस में चला गया, तो फिर वहाँ पे मैं मैनेजर हो गया, सेल्स डेवलपमेंट मैनेजर। सो सर, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? तो मेरा एजुकेशन BA ग्रेजुएशन है। सिर्फ BA है आप, और आप BA करने के बावजूद भी आप बैंकिंग में आ चुके थे? जी, एक्चुअली क्या है, आपको सिर्फ अपना करियर बनाने की एक ख्वाहिश या तमन्ना चाहिए कि भाई मैं ये कर सकता हूँ। और जब आप बैंकिंग में भी आते हो कि स्पेसिफिकेशन ऐसा नहीं है कि आपको बैंकिंग कॉमर्स से ही आना पड़ेगा। सेल्स का जॉब है तो वही कोई भी कर सकता है, मिनिमम ग्रेजुएशन होगा आपका, या फिर MBA के बच्चे भी प्रेफर किए जाते हैं। बट मैं कहता हूँ कि आपका ग्रेजुएशन भी रहेगा और आपको सेल्स करना है तो आप आ सकते हो बैंक में। मेजरली क्या बात है, तो सिर्फ आपको सेल्स करने की आपकी तैयारी होनी चाहिए। एक्चुअली जो इंश्योरेंस है, फिर बच्चों को बहुत से गांव में या फिर सिटी में भी बहुत लगता है इंश्योरेंस बहुत हार्ड है, बेच नहीं सकते। तो एक्चुअली मेरा तो काम इंश्योरेंस में ही था, तो मुझे एक एजेंट रिक्रूट करवाने थे, द फाइनेंशियल कंसल्टेंट, कि जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट हमारे पास आए वो IRDA की एग्जाम दे, खुद लाइसेंस ले कि मैं इंश्योरेंस बेच सकता हूँ, और उनके थ्रू फिर हम बिजनेस करते थे। IRDA एजेंट रिक्रूट करना और एजेंट से फिर हम हमारा बिजनेस करवाना। जी, ये बेसिकली हमारा काम चल रहा था। तो सबसे मोस्ट ऑफ जब मैं जिसमें ज्वाइन किया तो सबसे पहले मुझे 3 मंथ में एक ही मेरा टारगेट था कि आपको पहले से आपके जो फाइनेंसर रिक्रूट करने हैं आपको। तो आप पूना में हैं तो पूना में जाइए, आपको जो भी ब्रांच आपको मिलता है उसी ब्रांच में जाके उसी ब्रांच के आसपास के जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं जो कि कुछ अच्छा भी काम कर रहे हैं और उन्हें भी कुछ अच्छा खासा इसमें से कमीशन मिलता है इंश्योरेंस का। तो फिर वो भी कुछ लोग बन जाते हैं, जैसे लोग LIC को काम करते हैं, सेम पोजीशन में लोग इधर HDFC लाइफ में काम कर सकते हैं या फिर कोई भी और लाइफ इंश्योरेंस में काम कर सकते हैं। तो वो एक स्पेसिफिक रहता है कि वहाँ से फिर वो बंदे को हम लाएंगे, उनको सिखाएंगे, फाइनेंशियल कंसल्टेंट बनाएंगे, उनकी एग्जाम होगी, एग्जाम पास करवाने के बाद वो फिर लाइसेंस होल्डर इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, फिर वो इंश्योरेंस बेच सकते हैं, दे सकते हैं, फिर उनके थ्रू हमें बिजनेस करवाना पड़ता है। और उसका कोई भी अभी मेरा समझो एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट मैंने रिक्रूट किया, वो एग्जाम पास किया, फिर उसने समझो 1 लाख का इंश्योरेंस किया किसी का, तो उसे अच्छा खासा उस पर 20 से 35%, मतलब 5% से लेके 35% तक अलग अलग इंश्योरेंस के जो ये है प्लान है उसके हिसाब से उन्हें पैसे मिलते हैं। तो एक और वो जितने साल, अगर समझो एक बंदा है कि उसने 10 साल की पॉलिसी ली और वो 10 साल पैसे भरने वाला है या 5 साल भरने वाला है, तो 5 साल भी पैसे वो जो एजेंट है उसको वो 5 साल भी पैसे उसका कमीशन मिलता चलेगा। कि पहले साल में बहुत ज़्यादा मिलेगा, 5 से लेके 35% तक, और बाद में 5%, 7%, 10%, कुछ पॉलिसी वाइज अलग अलग है। मगर वो पूरे के पूरे 10 साल 6 साल जो भी वो प्रीमियम पे करेगा 5 साल, उतने वक्तों से कमीशन मिलता ही चला जाएगा। तो ये आपको उनको मना करके उन एजेंट्स को अपनी तरफ लाना था। तो आपने जो पहले काम किया था, आपने खुद भी पहले एज अ रिलेशनशिप मैनेजर काम किया था या रिलेशनशिप ऑफिसर के तौर पर काम किया था। सो वहाँ का एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर कैसे काम आया? एक्चुअली जब मैं फील्ड में नया था बैंकिंग में, तो जब मैं बैंकिंग में ऑफिसर करके काम करना मैंने पहले शुरू किया, तो वहाँ से मुझे बैंकिंग कुछ पता नहीं था, इंश्योरेंस का कुछ स्ट्रक्चर पता नहीं था, ये मैच्योरिटी अमाउंट क्या होता है, एक्चुअली इंश्योरेंस भी मतलब कुछ ही पता नहीं था बैंकिंग का। तो बेसिकली एक नॉलेज, बैंक है, अकाउंट खुलता है बस, और ऐसे ATM मिलेगा और पैसा विड्रॉल करो, ये इतना बेसिक नॉलेज था।
बट बाद में जब मैं बैंकिंग में जो आ गया मैं रिलेशनशिप ऑफिसर, फिर वहाँ से मैं पूरा बैंकिंग सीख गया कि बैंक में सिर्फ अकाउंट नहीं खुलता, बैंक में बहुत कुछ किया जा सकता है। बैंक कस्टमर के बहुत कुछ काम आ सकती है, इंश्योरेंस से लेके पूरा एजुकेशन का कुछ प्लानिंग है, टैक्स इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है, फिर अगर कोई होम लोन चाहिए या फिर पर्सनल लोन चाहिए या क्रेडिट कार्ड चाहिए, मतलब ऑल ऑफ बैंकिंग का जो रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो वो पूरा प्रोडक्ट मैं बैंक में पहले सीख गया था कि रिलेशनशिप ऑफिसर होते वक्त। तो उसका एक मुझे बेनिफिट ये हुआ कि जब मैं इधर एचडीएफसी लाइफ में आ गया, बैंक में छोड़ के लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में, तो मुझे पता था कि भाई मुझे क्या काम करना है, कि मुझे ये करवाना है। इंश्योरेंस मुझे पता था, ऑलरेडी मुझे इंश्योरेंस पता था, सिर्फ मुझे फिर ये इंश्योरेंस में क्या प्लान क्या है इतना ही जानना था बस। तो इसमें प्लान कौन से हैं, या फिर कुछ प्लान्स ऐसे रहते हैं कि जो कि पेंशन प्लान है, कुछ प्लान्स रहते हैं कि मनी डबल प्लान है, कुछ प्लान्स ऐसे रिटर्न में आते हैं, मतलब अलग अलग हर बहुत से कुछ प्लान हैं। तो वो प्लान्स का नॉलेज फिर मैं लेके सिर्फ बेचना था, बस सेल्स मुझे पता था इसकी। और सेल्स आपको पहले से ही आता था, बेचने का नॉलेज आपके पास पहले से ही था। सो सर अब थोड़ा सा ना मैं थोड़ा सा लालची हो रहा हूँ, क्या आप हमारे दर्शकों के साथ एक दो बस टिप्स शेयर कर सकते हैं कि कैसे बेचें, कि बेचने के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, जो ट्रिक्स आप पर्सनली यूज़ करते थे? एक्चुअली ट्रिक से ज़्यादा हमें कस्टमर को समझना है। आप एक एग्जांपल के तौर पे मैं आप कस्टमर हूँ, तो मैं आपका जब मैं जाऊँगा तो मैं पूरा डील करते वक्त मैं आपकी पूरी एक इंफॉर्मेशन ले लूँगा, सर कि आप क्या करते हो, आपकी वाइफ क्या करती है, या फिर आपके कितने बच्चे हैं, तो उनका एजुकेशन प्लान क्या है, या आपका प्लान कुछ है, तो फिर उसके हिसाब से मैं बोलूँगा। फिर आप बात करूँगा, शुरुआत करूँगा, फिर आप जो बोलेंगे कि मेरा ये है बिजनेस है, या फिर मेरा ये फ्यूचर प्लानिंग ये है, मुझे बच्चों को ये करवाना है, तो उसके हिसाब से आपकी जो नीड है उस नीड के हिसाब से अगर मैं आपको प्रोडक्ट सजेस्ट करता हूं तो 99% वो सेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एक चीज़ जो उन्होंने बोली है, जो मुझे भी महसूस हुई, कि कम्युनिकेशन स्किल, ये बहुत ही ज़्यादा इसमें वाइटल रोल प्ले करता है। क्योंकि जब भी आप आपके कस्टमर को समझते हैं तो आपको उनसे अच्छी तरीके से बात करना आना चाहिए, तभी आप उनकी ज़रूरतों को समझ सकते हैं। तो ये एक चीज़, अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो ये एक चीज़ भी आप ज़रूर दिमाग में रखें कि अपना कम्युनिकेशन स्किल भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुधारना है। तो सर यहाँ पर जब आप ज्वाइन हुए तो पहले क्या काम करना था, पहले 3 महीने में, ये तो आपको पता ही था। आगे आगे चल के आपके काम में क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ आई, कि क्या क्या काम और ज़्यादा बदलता चला गया? जो शुरुआत में क्या होता है कि काम कम रहता है, एक्चुअली टारगेट कम रहता है कि भाई ये 3 महीने में इतना ही काम करना है, 2-3 लाइसेंस एक्टिवेट कर दो, मतलब लाइसेंस होल्डर लेके एफसी बना दो, फाइनेंशियल कंसल्टेंट रिक्रूट करके उनकी एग्जाम देके उनके पास से एक एलआई कोई तो लेके उनको एक्टिवेट करवा लो। और जैसे जैसे हम फिर नेक्स्ट 6 मंथ में जाते हैं तो वैसे वैसे अपने टारगेट बढ़ जाते हैं। तो फिर वो पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, फिर वहाँ से काम बहुत बढ़ जाता है। एक्चुअली फिर एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हम मेरे टीम में समझो, या फिर कोई भी पुराना बंदा है तो उसके पास 10, 20, 25, 30 फाइनेंशियल कंसल्टेंट होते हैं। उन सबको मैनेज करके उसको कॉलिंग करना पड़ता है, उनको एक्टिवेट रखना पड़ता है, हर साल उनके पास से बिजनेस लेना पड़ता है, या फिर उन्हीं के किसी के कस्टमर का कॉल भी रहता है कि वो बोलता है फाइनेंशियल कंसल्टेंट, सर ये आदमी है, इनका इतना इतना ये रिक्वायरमेंट है, तो मेरे साथ आपको भी सेल्स पिच के लिए चलना पड़ेगा। तो फिर उसी के साथ कॉल भी करना पड़ता है, तो काम बढ़ जाएगा बहुत। अच्छा, सो एडिशनल कोई नया काम नहीं आता है, जो काम है वो वही काम बढ़ेगा, नया कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, नया काम क्या आ सकता है, सिर्फ अगर कुछ कंपनी के एक नया प्लान, नया इंश्योरेंस पॉलिसी अगर निकलती है, जनरेट होती है, तो वो बेचना है, काम वही है, सिर्फ बढ़ जाता है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ जाए, वॉल्यूम बढ़ जाता है। बेसिकली वॉल्यूम बढ़ा तो आपका इंसेंटिव बढ़ जाएगा, इंसेंटिव भी बढ़ जाएगा, इंक्रीमेंट भी हो जाएगा और सब कुछ। सो दिस इज़ अ वेरी कॉम्पिटिटिव जॉब। तो यहाँ पर आपके टारगेट बढ़ते रहते हैं, लेकिन उतना ही फिर आपका जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो भी बढ़ता रहता है। सो पहले जो है वो आप केवल रिलेशनशिप ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे थे, यहाँ पर आने के बाद आप मैनेजर बन गए थे। तो मैनेजर बनने के बाद आपके अंडर कितने लोग काम कर रहे थे, आपको कहाँ कहाँ पर देखना पड़ रहा था? एक्चुअली जब मैं सेल्स डेवलपमेंट मैनेजर में आया था ना, तो मेरा जो टीम हैंडलिंग है, मेरी जो टीम थी वो फाइनेंशियल कंसल्टेंट थे, नॉट अ बैंक एम्प्लॉय। ओके। तो उनकी टीम मुझे रिक्रूट भी मुझे ही बनानी थी, मतलब मार्केट से ढूंढ के भी मैं ही लाऊं फाइनेंस एजेंट, और उनका से बिजनेस भी वही निकालूं। तो ये बैंक में बहुत मुश्किल काम है
एक्चुअली मुश्किल भी नहीं है, अगर आप इंजॉय करेंगे तो बहुत अच्छा भी काम है। क्योंकि इसके भी अगर आपके एक बार 10-20 अच्छे फाइनेंशियल कंसल्टेंट आपके पास आ गए तो आपको काम करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो काम करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे। सिर्फ आपको पुश करना है, हाँ बस पुश करते चलिए, डायरेक्शन दीजिए, सर इतना चाहिए उतना चाहिए। और अगर फाइनेंशियल कंसल्टेंट जैसे कि सीए हैं, कुछ प्रोफाइल अच्छे रहते हैं, जो एक्स प्रोफेसर है जो रिटायर हो चुके हैं, ये इनके पास से भी बहुत सा अच्छा बिजनेस होता है। अगर ये आपकी टीम में आते हैं एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स, तो ये आपको साल का लगभग बहुत सारा आपका टारगेट कर देंगे, 1-2 बंदे ही। तो वो बंदे जब आपको अगर मिलते हैं तो आपका जॉब भी बहुत अच्छे चल जाएगी। सो आप जब लगे थे तो आपके अंडर कितने लोग थे? नहीं, मैंने पहले से सबसे पहले मुझे 3 महीने में 3 रिक्रूट करना था। अच्छा। तो वो रिक्रूट किया, फिर 6 महीने का टारगेट अलग, तो फिर बढ़ते चले गए, 10-20 ऐसा बढ़ते चले रहता है। सो जब आपने छोड़ा था तब कितनी टीम थी आपकी? मेरी टीम एक्चुअली 12 लोग थे। 12 लोग थे एक्चुअली, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन नहीं थी इसमें। मतलब उसकी भी वजह है कि मैं गाँव शिफ्ट हो रहा था, तो उसलिए मुझे ये एचडीएफसी मतलब ये इंश्योरेंस का जॉब छोड़ना पड़ा। अच्छा, लेकिन फिर भी 12 लोगों को आपने मैनेज किया हुआ है जॉब के अंदर, उन सभी को जो है वो डायरेक्शन दे करके ज़्यादा से ज़्यादा अचीव आपने किया हुआ है उसके अंदर। सो इसमें जो है वो आपको टारगेट, जो नए बच्चे आते हैं उनको टारगेट का बड़ा प्रेशर आ जाता है कि भाई इतना टारगेट है, कैसे करूँ। तो इससे आपने आपके शुरुआत के दिनों में कैसे टैकल किया था? एक्चुअली मैं प्रोफेशनल बैंकर ही हुआ था, मतलब मेरा जब एजुकेशन पूरा हुआ तो मैं बैंकिंग में चला गया था। तो उसके लिए मुझे ऐसा कुछ डर नहीं था, बस हो जाएगा, मार्केट में घूमा तो हो जाएगा। हाँ, अगर मैं कोशिश किया तो 100% जो 10 है मतलब 100% तो नहीं मिलेगा, तो 50% तो मेरा काम हो जाएगा, ये मुझे लगता था। और मैं मार्केट में घूमता था तो काम भी हो जाता था। तो ये बस आपके नज़रिए की बात है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात है कि एक जो है पॉजिटिव सोच लेकर के आप चलेंगे तो इसमें ये हो सकता है, काम हो जाएगा। और एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि आपने जैसे शुरुआत में कहा था कि आप बीए ग्रेजुएट हैं, फिर भी आप बैंकिंग सेक्टर में आए। तो जब आप बैंकिंग की पढ़ाई कर रहे थे तो आप एक पूरी तरीके से डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, तो उसमें क्या चैलेंजेस आपने फेस किए थे? एक्चुअली अगर मैं आर्ट्स से आया था, तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मतलब ट्रेनिंग के वक्त एक्चुअली चल जाएगा मराठी, हिंदी, इंग्लिश ऐसा कुछ नहीं है, बट चैलेंजिंग यही था कि जब मैं बैंक में सेल्स ऑफिसर के लिए ट्रेनिंग कर रहा था तो वहाँ पे टोटली इंग्लिश था, कन्वर्जेशन मतलब जो भी हमारा कम्युनिकेशन होता था तो मोस्ट ऑफली इंग्लिश यूज ज़्यादा होता है, ट्रेनिंग में इंग्लिश में दिया जाता है उतना ही। अगर नहीं समझ में आएगा तो हिंदी में भी बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इंग्लिश ही चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं है, बट लैंग्वेज का थोड़ा बहुत इशू आता था। लेकिन उसके अलावा बैंकिंग के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो बेसिक होते हैं, वो समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, मुझे लगता है कहीं से भी आ सकते हैं, इतना कुछ बड़ा इशू नहीं है इंग्लिश का भी, क्योंकि आपका मार्केट है। अगर मैं पुणे में जॉब कर रहा हूँ तो वहाँ मराठी भी आएगा लोगों को, हिंदी भी आएगा, इंग्लिश ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको सिर्फ बेचना आना चाहिए बस। सो ये बात आप इनकी ज़रूर नोट करके रखिए कि जो आप डरते हैं ना कि अंग्रेज़ी आना चाहिए, अंग्रेज़ी आने के बाद ही मैं इस जॉब में जा सकता हूं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और ना ही आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड की कोई बात है। आप में अगर बेचने का हुनर हो, आपके अंदर अगर जुनून हो कि मुझे उस फील्ड में जाना है, तो आप ज़रूर उसमें जा सकते हो, सक्सीड भी कर सकते हैं। उसका जीता जागता जो एग्जाम्पल है हमारे सामने है। सो इरशाद जी, आपने आपका टाइम हमें दिया और बहुत सारी चीज़ें बताई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, आपने इतना अच्छा इंटरव्यू यहाँ के बुलाया मुझे, मेरे वजह से कुछ 4 लोगों को इसका फ़ायदा होगा, तो इसके लिए मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। सो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी इससे जो है वो मदद हो सके।